हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज है मेरा यह तीसरा लेक्चर मिडिवल हिस्ट्री का, मध्यकालीन भारत का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह तीसरा लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, जिसका पीरियड रहा है 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में हम कुल 5 वंशों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है मेरा गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है मेरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोधी वंश। इन पांचों वंश के बारे में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। और दोस्तों, जिन भाइयों को यह पीडीएफ चाहिए वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करें, हम ये पीडीएफ उन्हें प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों, पहले हम शुरुआत करते हैं गुलाम वंश के बारे में। ठीक। तो गुलाम वंश में कुल कितने शासक हुए? कुतुबुद्दीन पहला, इल्तुतमिश, रजिया, गयासुद्दीन। गुलाम वंश में कुल 4 शासक हुए। गुलाम वंश का पीरियड 1206 ईस्वी से 1290 तक चला। मतलब गुलाम वंशों ने 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन किया, जिसके अंतर्गत 4 राजा इसमें आए। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक था, दूसरा इल्तुतमिश आया था और तीसरा महिला थी जो रजिया सुल्तान थी और चौथा गयासुद्दीन बलवन था। तो हम इनमें से प्रत्येक के बारे में डिटेल से बहुत ही अच्छे से समझेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक शासन किया गुलाम वंश पे, यानी वह 4 वर्षों तक शासक किया। ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर बनाया। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर बनाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम ताई भी बोला जाता है और इसे लाख बख्श मतलब दानशील। लाख बख्श का मतलब दानशील नेचर, मतलब यह दान देने में आगे था, इसलिए इसे लाख बख्श भी बोला गया दोस्तों। चलिए आगे इनके बारे में कुछ पॉइंट को देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां भी बोला जाता है। उन्हें देखिए, पहले हातिम ताई भी बोला जाता है, लाख बख्श भी बोला जाता है और कुरान खान भी बोला जाता है। अब कुरान खान बोलने का रीज़न क्या है दोस्तों? क्योंकि कुरान का पाठ अत्यंत सुरीले स्वर में करने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक जो कुरान का पाठ है बहुत ही अत्यंत सुरीले स्वर में करता था, इसलिए इसे कुरान खां भी बोला गया दोस्तों। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी और अन्य बुकों का संग्रह है दोस्तों। हम रट्टा नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो प्लीज़ बने रहिए और मेरा साथ दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हो गया। इसकी मृत्यु कैसे हो गया? एक खेल खेलते हुए घोड़े से हो गया इसकी मृत्यु दोस्तों। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था।
ये भी ध्यान में रखिएगा। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी जनजाति का एक तुर्क था। कुतुबुद्दीन क्या था? तुर्क था। बचपन में उसे निसापुर के काजी फरुखुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को जब वो छोटा था तो छोटा में ही उसे निसापुर के एक काजी थे, ठीक, काजी फरुखुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीद लिया था। खरीदने वाले कौन थे? फरुखुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने खरीदा था कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक। काजी ने और वो जो काजी खरीदे थे, काजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की देखभाल उचित ढंग से की और सभी शिक्षाओं में उसे पूर्ण कराया। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिसके कारण वह कुरान खां के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां जानते होंगे कि हाँ, इसे कुरान खां भी बोला जाता है, बट इसके पीछे रीज़न नहीं जानते होंगे दोस्तों। बट आज आप लोगों ने इसके पीछे रीज़न भी जान गया। कुरान खां उसे क्यों बोला जाता था? क्योंकि वह बहुत ही सुरीले स्वर में कुरान का पाठ पढ़ता था, ठीक। अब आगे देखते हैं। बाद में वह निसापुर से गजनी लाया गया। पहले तो वो निसापुर में ही खरीदा गया था और बाद में उसे गजनी लाया गया, जहां उसे गोरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही टैलेंटेड बंदा था, उसमें लगन थी, प्रतिभा था, जिसके कारण गोरी का विश्वास वह जीत लिया। गोरी ने उसे अमीर आखुर के पद पर बैठाया। अमीर आखुर पद, जो कि अस्तबल प्रधान पद था, उस पर इसे बैठाया। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, इसके बारे में, ऐबक के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऐबक को भारत में तुर्की राज का संस्थापक भी माना जाता है। ऐबक को ही तुर्की राज का संस्थापक भी माना जाता है भारत में। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों पढ़ते हैं। गोरी के मृत्यु के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों द्वारा आमंत्रित करने पर उसने वहां पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली। यद्यपि उसने अपना राज्याभिषेक मोहम्मद गौरी के मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 में किया, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों पढ़ते हैं। ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। जो ऐबक था, जैसे और भी जो तो वंश थे, उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की, बट जो ऐबक था, ये क्वेश्चन पूछता है, ऐबक ही था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ऐबक ने सिर्फ मलिक और सिपा सालार की उपाधि से ही अपने आप को संतुष्ट रखा। उसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया। उसने क्या चीज़ को उपाधि धारण किया? उसने मलिक और सिपा सालाकार का उपाधि को धारण किया। नेक्स्ट पॉइंट, गोरी के बड़े भाई गियासुद्दीन मोहम्मद से मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद 1208 ईस्वी में ऐबक को दास से मुक्ति मिली। चूँकि कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का दास था, तो उसे दास से मुक्ति भी मिला। कब मिला? 1208 में। नेक्स्ट पॉइंट, तत्कालीन विद्वान को ऐबक संरक्षण दिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं ऐबक के बारे में। देखिए ऐबक के बारे में
नेक्स्ट पॉइंट क्या है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ऐबक ने कुतुब उल इस्लाम मस्जिद बनवाया जो कि दिल्ली में बनवाया। तुर्कों द्वारा भारत में बनाई गई पहली मस्जिद, जो कि भारत में तुर्कों द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद भी था दोस्तों। यह मस्जिद 27 जनवा विष्णु मंदिरों को तोड़कर बनवाया गया था। जो ये मस्जिद बना था दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, इसे किसने बनवाया? ऐबक ने। और कैसे बनाया? 27 जनवा विष्णु मंदिर को तोड़कर बनाया गया था दोस्तों, जो कि एक ढंग से सही नहीं था, बट इतिहास में ये लिखा गया तो हम लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों। जानते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या हुआ था। कुतुब ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार को बनाया था। ये क्वेश्चन तो आप लोग सभी जानते हैं, ऐबक ने कुतुब मीनार को बनाया था। देखिए अब कुतुब मीनार के बारे में कुछ रोचक तथ्य पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए कुतुब मीनार फर्स्ट मंजिल ऐबक, जो कुतुब मीनार था वह 5 मंजिल तक बना था, जिसमें पहला मंजिल को कुतुब ऐबक के काल में बना, दूसरा से चौथा मंजिल इल्तुतमिश के काल में बना और 5वां मंजिल फिरोज शाह के काल में बना। तो क्वेश्चन घुमा के भी पूछता है, शुरुआत तो इसके काल में हो गया था बट पूरा कंप्लीट हुआ था किसके काल में? फिरोज शाह के काल में। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं कुतुब ऐबक के बारे में। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये क्वेश्चन पीपीएससी में पूछ चुका है। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद ऐबक ने अजमेर में बनवाया। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा था, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ऑप्शन दिया था मस्जिद, मंदिर, पार्क, इस ढंग से। तो ध्यान से पढ़िएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या? एक मस्जिद है जिसे अजमेर में बनाया गया था। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। चलिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में कुछ अनफैक्ट। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई गोरी के अंदाजों से थी। चूँकि गोरी के बाद तो दिल्ली का सिंहासन पर कुतुबुद्दीन ऐबक ही बैठा, पर उसकी चिंता जो गौरी के अन्य दास से उनसे था इसका। ठीक है आगे पढ़ते हैं कुछ अनफैक्ट। मोहम्मद गोरी के अन्य दास भी थे। आप लोगों ने तो पहला देख ही लिए थे, मोहम्मद गोरी के दास में कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी के बारे में पढ़े थे इस पहले वाले वीडियो में। और कुछ अंदाज है जिसको हम थोड़ा फटाफट देख लेते हैं, एक एक लाइन इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या क्या है। देखिए तो अंदाज में क्या है, ताजुद्दीन अल्दौज, ऐबक को अल्दौज से खतरा बना रहा। यही कारण था कि ऐबक सदा लाहौर में ही रहा और उसने दिल्ली आने का कभी अवसर नहीं मिला। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को गोरी के अंदाज से हमेशा लड़ाई रहते था, जिसमें ताजुद्दीन अल्दौज से भी लड़ाई रहता था। इसी के कारण उसने कभी भी दिल्ली आने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। नेक्स्ट कौन था इसका दास मोहम्मद गोरी का? नसीरुद्दीन कुबाचा। ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबाचा से कर दी और उसे अपने वश में कर लिया। यहाँ पर इन्होंने चालाकी अपनाया, अपनी बहन की शादी नसरुद्दीन कुबाचा से कर लिया और कुबाचा को अपने वश में मिला लिया, जहाँ वह तो करवा लिया। देखिए और कुछ अनफैक्ट, ऐबक की मृत्यु चौगान खेल, जो कि आधुनिक में पोलो खेल होता है, चौगान खेल से हुआ। घोड़े से गिरने के कारण इसकी मृत्यु 1210 में हो गई। उसे लाहौर में ही दफनाया गया। उसे कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद एक छोटा सा शासक आता है आराम सा, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, पर थोड़ा सा इसके बारे में हम जान ही लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। ऐबक की मृत्यु के पश्चात लाहौर के अमीरों ने उसके अयोग्य पुत्र आराम शाह को शासक बनाया, किंतु अयोग्य होने के कारण उसे जल्द ही हटा दिया गया। जो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह को बनाया गया वो अयोग्य था दोस्तों। अयोग्य होने के कारण वो शासन व्यवस्था को अच्छे ढंग से नहीं चला पाता था, जिसके कारण उसे कुछ महीनों में उसे पद से हटाया गया। अब उसके बाद कौन बना? उसके बाद शासक बना
इल्तुतमिश, जो कि ऐबक का दामाद था। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश का शासन कब तक चला? 1210 से 1236। और कुतुबुद्दीन और उनका शासन कितना चला था? ऐबक का 1206 से 1210 तक। चलिए इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं कुछ फैक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे दोस्तों। लाहौर के अमीरों ने आराम शाह को हटाकर इसे शासन बनाना चाहा। आराम शाह को हटा को इल्तुतमिश को शासन बनाना चाहा वहाँ के जो अमीर लोग थे। ठीक, किंतु आराम शाह गद्दी देने को तैयार नहीं था, अतः इसने आराम शाह को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। देखिए आराम शाह अयोग्य था, परंतु अपना गद्दी नहीं छोड़ना चाहता था, बट इल्तुतमिश ने इसे हरा कर आराम शाह से गद्दी ले लिया, जिसमें वहाँ के जो अमीर थे, सरदार थे, इल्तुतमिश का सपोर्ट भी किए, जिसके कारण आराम शाह को जल्दी ही पराजित कर दिया गया इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट बातें पढ़ते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश इल्बरी एक जनजातीय तुर्क था। इल्तुतमिश भी एक जनजातीय तुर्क था। ऐबक ने इस गुलाम को 1 लाख जीतल में खरीदा था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसी ने इल्तुतमिश को खरीदा था। कितने में खरीदा था? 1 लाख जीतल में। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इसने ग्वालियर की विजय की। किसने ग्वालियर की विजय की? इल्तुतमिश ने, जिसके एवज में उसे सर्वप्रथम ग्वालियर की इक्ता प्रदान की गई। फिर उसे बुलंदशहर की इक्ता भी दी गई। सुल्तान बनने के समय वह बदायूं का इक़्तिदार था। पहले वो कहाँ का इक़्तिदार था? सुल्तान का, बट उसे ग्वालियर एवं बुलंदशहर का भी इक़्तिदार बनाया गया। इक़्तिदार क्या है? इक़्तिदार एक पद है, ठीक, गवर्नर टाइप, जो कि लगान को वसूल करते हैं, लगान वसूली का काम करते हैं इक़्तिदार पद। चलिए आम फैक्ट पढ़ते हैं इनके बारे में। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। गुलामों का गुलाम किससे बोला जाता है? इल्तुतमिश को बोला जाता है। नेक्स्ट, गौरी के दासों में एक इल्दोज भी अपने आप को दिल्ली की गद्दी का दावेदार मानता था। इल्दोज ने उसे उस समय गजनी पर अधिकार कर लिया था। आपने इल्दोज के बारे में पढ़ा था दोस्तों, यही इल्दोज थे। वो भी अपने आप को दिल्ली का शासक मानता था, ठीक ना। इल्दोज की लड़ाई गजनी को लेकर द्वारी जमा से हुई। किससे हुई? गजनी साम्राज्य को लेकर इल्दोज की लड़ाई किससे हुई? द्वारिज्म शाह से हुई, जिसमें इल्दोज पराजित हुआ और द्वारिज्म शाह ने उसे वहां से खदेड़ दिया। वह भागकर लाहौर गया। देखिए इल्दोज को तो भगा दिया। अब यह अवसर इल्तुतमिश के लिए सबसे अच्छा मौका था। उसने अपनी सूझबूझ से परिस्थिति का लाभ उठाकर तराइन के तृतीय युद्ध, जो कि 1215 ईस्वी में हुआ, उसमें इल्दोज को हरा दिया। ठीक, तराइन का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ? इल्तुतमिश और इल्दोज के बीच, जिसमें इल्तुतमिश ने इल्दोज को हरा दिया। चूँकि इल्दोज कमज़ोर पड़ चुका था, क्योंकि वह द्वारिज्म शाह से भी हार चुका था, इस कारण वो कमज़ोर हो चुका था, जिसका फ़ायदा उठाकर इल्तुतमिश ने तराइन का जो तृतीय युद्ध था उसमें हरा दिया इल्दोज को। चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि अभी इसमें बहुत से बातें अभी हमें पढ़ना बाकी है। देख सकते हैं अभी बहुत से बातें हमें पढ़ना है।
इसे हम 2 पार्ट में पढ़ लेंगे। फर्स्ट पार्ट ये रहा और हम जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट बनाकर डाल देंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत से पढ़ना है हमें। इल्तुतमिश के निर्माण कार्य पढ़ना है, उसके बाद हमें रज़िया सुल्तान के बारे में पढ़ना है, फिर हमें बहराम शाह के बारे में पढ़ना है। तो हमें अभी काफ़ी पढ़ना है दोस्तों। तो हम इस टॉपिक को अभी यहीं बंद करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और हम ये नहीं चाहते कि आपको ज़्यादा बोझ पड़े। तो हम धीरे धीरे ही कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।